हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अविराज आईएएस। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं झारखंड में जो जितने भी आंदोलन हुए हैं उसके पीछे का क्या बैकग्राउंड रहा है, क्या उसकी पृष्ठभूमि रही है और उसके पीछे क्या रीज़न रहा है। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं झारखंड में आंदोलन। तो झारखंड में जो आंदोलन होते हैं या पूरे देश में जो आंदोलन हुए हैं उसके पीछे बहुत सारा रीज़न रहा है। कोई भी विद्रोह होता है तो कोई बिना रीज़न का तो होता नहीं है, विद्रोह के पीछे बहुत सारा रीज़न होता है। ठीक है, तो झारखंड के क्षेत्र में अंग्रेज़ों की एंट्री होती है, साल होता है 1765। साल होता है 1765 जब झारखंड में अंग्रेज़ों की एंट्री होती है। कैसे होती है? एक होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध होता है साल 1764 में, जो कि अक्टूबर के महीने में 1764 के अक्टूबर में बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके साथ साथ 3 संयुक्त सेनाएं लड़ी थी। तो ब्रिटिश की जो फौज थी उसका नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो, और उसके खिलाफ में जो लड़ रहे थे वो 3 सेनाएं थी। पहला थी मीर कासिम की सेना। मीर कासिम कौन है? बंगाल का नवाब है। दूसरा है आपका शुजाउद्दौला का सेना, जो कि अवध का नवाब था। और तीसरा था शाह आलम, ये था मुगल सम्राट था। तो मुगल सम्राट चूंकि मान सकते हैं कि आप दिल्ली से पूरा देश पे शासन चल रहा था, हालांकि शाह आलम द्वितीय के समय में मुगल काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य कमज़ोर होना शुरू हो गया था। तो शाह आलम के समय में भी अंग्रेज कमज़ोर थे, लेकिन था तो ये पूरा देश का राजा था, नवाब था। तो जब ये हार जाते हैं इस युद्ध में, उसके बाद ही साल 1765 में अंग्रेज़ों से संधि होती है। और इस संधि पर हस्ताक्षर कौन करता है? शाह आलम द्वितीय, क्योंकि यही था वो आपका देश का राजा था। तो इस युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या होता है? अंग्रेज़ों और शाह आलम के बीच में संधि होती है, और जो आपका बिहार, बंगाल और उड़ीसा का क्षेत्र है, इसी में हमारा झारखंड भी आता है। प्राचीन समय में तो झारखंड नाम का कोई राज्य था नहीं, तो बिहार और बंगाल का जो क्षेत्र था, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इसी के अंदर में हम मान सकते हैं कि इसी के अंदर में क्या था? झारखंड था। तो झारखंड क्षेत्र की दीवानी आपको अंग्रेज़ों को इस समय मिल जाती है। कब? साल 1765 में। लेकिन साल 1765 में दीवानी तो मिल गई, लेकिन अंग्रेज पूरी तरह से झारखंड के क्षेत्र में हावी इस समय नहीं होते हैं। कब होते हैं? साल होता है 1765, साल होता है 1767। साल 1767 में क्या होता है कि एक सिंह वंश के राजा होते हैं, जगन्नाथ सिंह फोर। ये कौन से वंश के राजा हैं? सिंह वंश। तो सिंह वंश के राजा हैं जगन्नाथ सिंह फोर, और इनके पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं कि ये अंग्रेज़ों को क्यों आमंत्रित करते हैं। तो इनके राज्य में क्या था कि हो और कोल जनजाति की बहुलता थी, और इतनी ज़्यादा बहुलता थी कि वो लोग राजा के भी अंडर में नहीं थे। मतलब उन लोगों का अपना स्वतंत्र शासन व्यवस्था था, सब कुछ था, प्रणाली था। तो उसी के हिसाब से हो और को लोग राजा के अंडर में थे नहीं। तो उसके खिलाफ में क्या किया था जगन्नाथ सिंह फोर ने अंग्रेजों को आमंत्रित किया था। कब? साल था 1767। और भी घटनाक्रम हुई थी यहाँ पे, लेकिन उसके बारे में हम लोग को यहाँ पे उतना चर्चा करना नहीं है। हम लोग को जो विद्रोह से रिलेटेड पॉइंट्स है वही हम लोग अभी देख रहे हैं। ठीक है, तो ये होने के बाद अंग्रेजों की एंट्री हो गई है। साल है 1767। ठीक है, तो अंग्रेज जो आए थे झारखंड में या पूरे देश में बोले तो कोई पर्टिकुलर झारखंड में तो आए नहीं थे। अंग्रेजों का टारगेट था पूरे देश पे कब्जा करना, पूरे देश पे शासन चलाना। तो अंग्रेज जब आए थे तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? यहाँ पे बिजनेस करना। लेकिन वो एक्चुअल में बिजनेस नहीं, बल्कि वो पूरा राजपाट ही चलाने लगे, शासन व्यवस्था में घुस गए, धीरे धीरे अपना पूरा वर्चस्व कायम कर लिए। क्या किए? पूरा देश में पूरा वर्चस्व कायम कर लिए। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को किस बात पे बात करना है कि झारखंड में आए चाहे देश में आए, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकमात्र लक्ष्य क्या था? प्रॉफिट कमाना, है ना? प्रॉफिट ही चाहते थे। तो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। और हम लोग जानते हैं कि अंग्रेज लोग कितना ज़्यादा अत्याचार किए हैं हमारे ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर, है ना? कितने ज़्यादा शोषण किए हैं। तो अंग्रेजों के शोषण और अत्याचार का कारण यही था कि वो उस पर्टिकुलर लोगों को कब्जा करना चाहते थे या अपने
अधीन में करना चाहते थे। तो सब लोग तो मान लीजिए खुशी खुशी तो मतलब अधीनता स्वीकार करता नहीं था। हाँ, था हमारे पास ऐसा राजा जो डायरेक्ट अपना अधीनता स्वीकार कर लेता था। तो ऐसे राजाओं थे और बहुत सारे ऐसे भी राजा थे जो डायरेक्टली अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहते थे। तो वो लोग क्या करते थे, विद्रोह करते थे। उनके साथ में उनके प्रजाएं भी उनके साथ देती थी और वे भी विद्रोह में उनका साथ देती थी। तो हम लोग देखेंगे आगे जितने भी आंदोलन हुए हैं या विद्रोह हुए हैं, जितने भी आंदोलन हुए हैं या विद्रोह हुए हैं, उसके पीछे रीजन रहा है कुछ। और यहाँ पे बेसिकली दो टाइप के आंदोलन हम लोग देख रहे हैं। पहला आंदोलन का टाइप है जो दीवानी मिलने के बाद, मतलब पहला केस है जब अंग्रेज घुसना चाहते हैं झारखंड के क्षेत्र में या देश के क्षेत्र में। अभी हम लोग पर्टिकुलर झारखंड का ही बात कर रहे हैं तो हम झारखंड का ही नाम लेंगे सिर्फ। तो दीवानी मिली साल 1765 में, और 1767 में जगन्नाथ सिंह अंग्रेजों को आमंत्रित किए थे हमारे क्षेत्र में, आइए और इन पे अटैक कीजिए। दीवानी मिलने के बाद जो पहला कंडीशन आया था विद्रोह का, वो था आपको अंग्रेजों की एंट्री का विरोध। मतलब अंग्रेज जो आ रहे हैं हमारे क्षेत्र में दखल अंदाजी करने के लिए, उस चीज का विद्रोह, ठीक है ना। तो वो विद्रोह बेसिकली राजा ही के द्वारा किया गया था या राजा के नेतृत्व में किया गया था। हाँ, इसके साथ इसके और भी लोग होंगे, इसकी प्रजा होगी साथ में, लेकिन बेसिकली बोला जाता है कि जो दीवानी मिलने के बाद जो एक टाइप का विद्रोह हुआ था, वो था राजा के द्वारा और अंग्रेज की एंट्री के खिलाफ, अंग्रेज के प्रवेश के खिलाफ, ठीक है। दूसरा टाइप है आंदोलन का, जो जितने भी आंदोलन हुए हैं वो है अंग्रेजों को सत्ता मिल गई है अब, मतलब अंग्रेजों के अधीन में, अंग्रेजों के अंडर में वो एरिया आ चुका है अब। उसके बाद वो क्या करते थे, अंग्रेज जब आ जाते थे अपने पावर में किसी भी क्षेत्र में, तो उस एरिया में वो क्या करते थे, दम भर शोषण करते थे, लोगों का अत्याचार करते थे। तो उस शोषण की नीति के खिलाफ जो विद्रोह हुआ, शोषण की नीति के खिलाफ, तो वो प्रजा और राजा दोनों मिल करके किया। मतलब शोषण तो एक्चुअली में प्रजा का ही हो रहा था, राजा का भी होता था, लेकिन राजा तो राजा होता था तो मैनेज कर लेता था, लेकिन सबसे ज़्यादा टॉर्चर किसका होता था, प्रजा का। प्रजा को ही डायरेक्ट झेलना पड़ता था उस चीज़ को। या फिर अगर उस क्षेत्रीय राजा को अंग्रेज प्रताड़ित कर रहे हैं तो वो राजा भी इनडायरेक्टली अपना ही प्रजा को प्रताड़ित करता था। क्यों? क्योंकि उसको कर वसूलना था या टैक्स वसूलना था, लगान जिसको बोलते हैं, अंग्रेज वसूलते थे ना लगान। लगान फिल्म देखे होंगे आप लोग, आमिर खान वाला। तो दूसरा हो गया आपका सत्ता प्राप्ति के बाद जो अंग्रेजों की शोषण की नीति है उसके खिलाफ में जो विद्रोह हुए हैं वो आपका दूसरा टाइप का विद्रोह है, ठीक है। तो ये जो साल 1767 में एंट्री होती है और 1857 हम लोग जानते हैं कि बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, जो देश भर में बोला जाता है कि स्वतंत्रता का पहला आंदोलन कहा जाता है उसको। तो इस पहला आंदोलन जो पूरा देशव्यापी आंदोलन हुआ था 1857 में, और 1767 में अंग्रेजों की एंट्री हो रही थी झारखंड में। तो इस बीच का जो लंबा कालखंड है हमारा बीच में 1767 से लेकर के 1857 के बीच में, इस दौरान जितने भी आंदोलन हुए उसमें आदिवासियों का बहुत ज़बरदस्त योगदान रहा। हमारे झारखंड के जितने भी आंदोलन रहे, हमारे जितने भी जनजातीय लोग रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे जितने भी आंदोलन, तो उसमें मुख्य रूप से जो जनजातीय लोग रहे हैं उनका ही बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, ठीक है। इसके बाद है आपका जनजातीय विद्रोह। तो जनजातीय विद्रोह जो हुए हैं, यही जो हम लोग बोले यहाँ पर कि आदिवासियों का यहाँ पे योगदान था, ये जो आदिवासियों का योगदान था, तो इसी के लिए बोले जनजातीय विद्रोह। तो जनजातीय विद्रोह में क्या है, पहला टाइप है कि अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभिक आंदोलन। प्रारंभिक आंदोलन है ये, जो कि चलता है आपका 1767 से लेकर 1857 पूरा, जो कि आज़ादी का पहला स्वतंत्रता आंदोलन माना जाता है 1767 में, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पहला आंदोलन। फिर एक बड़ा डिटेल में पढ़ते हैं जो 1857 का आंदोलन हुआ था, देशव्यापी आंदोलन हुआ था, मंगल पांडे थे उसमें बहुत फेमस। तो 1857 का आंदोलन हो गया।
दूसरा है आपका जनजातीय सुधारवादी आंदोलन, ये 1858 से लेकर के 1937 के बीच में है। इसमें भी है जनजातियों से संबंधित ही आंदोलन हुए हैं, पढ़ेंगे हम लोग विस्तार से। फिर है स्वतंत्रता का लड़ाई, जितना भी हुआ स्वतंत्रता का लड़ाई जो हुआ आपका स्वतंत्रता आंदोलन में आ गया। और आखिरी में पढ़ते हैं हम लोग झारखंड पृथक राज्य आंदोलन, कि झारखंड को जो झारखंड राज्य बनाने के पीछे कितने लोगों ने अपना आंदोलन किया, कितने लोगों ने बलिदान दिया, बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ा, तब जाकर के साल 2000 में झारखंड बना। और 1912 में बिहार बन चुका था, 1912 में बिहार बना था, और साल 2000 में झारखंड बना। तो ये जो आपका 88 साल है ना, ये जो 88 साल है, यही है झारखंड पृथक राज्य आंदोलन का ड्यूरेशन। मतलब जब से बिहार अलग हुआ और जब झारखंड बना, तो ये जो आपको 82 साल का टाइम ड्यूरेशन है, 1988 साल का, 1912 से लेकर के 2000 का, यही आपका झारखंड पृथक राज्य आंदोलन है। ठीक है। इसके बाद झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभिक आंदोलन, जिसको जनजातीय आंदोलन बोल रहे हैं। ठीक है ना। तो अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था, बार बार हम लोग उस चीज़ को जान रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी, उसका उद्देश्य एकमात्र था यहाँ पर प्रॉफिट कमाना, लोगों की भलाई से, लोगों के दुख से, लोगों के दर्द से, लोगों की समस्याओं से उनको कोई लेना देना नहीं था। उनका सिर्फ एकमात्र टारगेट क्या था, अपना प्रॉफिट कमाना, बिजनेस कमाना, लोगों से ज़्यादा टैक्स वसूलना, यही उनका टारगेट था। तो सॉरी तो इस टारगेट को पूरा करने के लिए वो लोगों ने क्या किया, किसी भी हद तक गए। ठीक है ना। तो पहला कंडीशन देखिए यहाँ पर, कि क्षेत्रीय जो राजा होते थे, यहाँ पर हुए नागवंश के राजा हुए, है ना, चेरो हुए, और भी हुए, सिंह वंश हुए, मानभूम के मान वंश हुए, बहुत सारा। लेकिन ये दोनों बेसिकली झारखंड का सबसे बड़ा राजवंश माना जाता है। इससे पहले मुंडा का शासन रहा, सबसे पहले मुंडा, फिर नागवंश, फिर चेरो, इस तरह से आया था। तो ये जो क्षेत्रीय राजवंश राजा थे, नागवंशी राजा, चेरो राजा, ये लोग क्या थे, ये लोग अपने क्षेत्र के लोगों से उतना ज़्यादा मतलब ज़बरदस्ती टैक्स नहीं वसूलते थे। मतलब बहुत रेयरली, कभी कभार जो रिक्वायर्ड होता था उतना ही लेते थे, प्यार से लेते थे, या तो बहुत राजा लेते ही नहीं थे, बिल्कुल नहीं लेते थे। तो क्षेत्रीय राजा प्राय अपने लोगों से टैक्स नहीं लेते थे। लेकिन अंग्रेजों के अधीन में जब ये आए, तो अंग्रेज तो राजा ही से डायरेक्ट टैक्स लेता था। मान लीजिए कि कोई बड़ा राजा है देश का, जैसे मान लीजिए अंग्रेजों का तो पूरा देश पर स्वामित्व हो गया था, एक तरीका से बोल सकते हैं। तो अंग्रेजों के अंडर में जो क्षेत्रीय राजा आते थे, जैसे झारखंड के क्षेत्र में जो छोटे छोटे राजा हुए, मान लीजिए 50 राजा हुए, तो उन राजाओं से अंग्रेज क्या करते थे, टैक्स लेने के लिए उनके ऊपर प्रेशराइज करते थे। और ये लोग तो खुद अपने लोगों से टैक्स नहीं लेते थे। तो इसके बाद क्या होता था कि राजा को अपने अधीन करता था जो राजा टैक्स नहीं देता था, मनमानी कर वसूलता था, जितना मन करता था, जब मन करता था बढ़ा देता था। कहीं कहीं पर तो सीधे 50-60% टैक्स ले लेता था। मतलब अगर आप 100 रुपया का फसल पैदा कर रहे हैं, तो उसमें 60 रुपया उसी को दे दीजिए फोकट में। तो मतलब आपके पास बच रहा है सिर्फ 40-45-50 रुपया बच रहा है, अगर 100 रुपया आपका इनकम हो रहा है। तो इस लेवल पर जब टैक्स वसूली करता था अंग्रेज, तो उसके ज़्यादा दबाव हो जाता था राजा के ऊपर। राजा के ऊपर दबाव हो जाता था किस चीज़ के लिए, कि अब आप अपना प्रजा से भी टैक्स वसूलिए, ऐसे कैसे चलेगा। तब होता था कि राजा के ऊपर दबाव बन जाता था, फिर राजा को मजबूरी में फिर वसूलना पड़ता था। अंग्रेज क्या करता था, मनमानी टैक्स वसूलता था, कभी भी बढ़ा देता था, है ना। तीसरा कंडीशन देखिए कि अगर राजा अपना टैक्स देने में असमर्थ रहा, तो राजा के ऊपर बहुत कर्ज होने पर उसे हटा करके क्या करता था अंग्रेज, अपना पसंद का कोई व्यक्ति को बैठा देता था। देखिए अंग्रेज क्या करता था, कोई बहुत सारा राजा को बनाया, बहुत सारा राजा को हटाया, किसी राजा को अपना मन से बैठा दिया, किसी राजा को अपना मन से अटैक करके उसको हरा दिया। ऐसा अंग्रेज किसी के फायदा के लिए, किसी की दोस्ती में, किसी के प्यार में नहीं करता था। ऐसा अंग्रेज करता था सिर्फ अपना फायदा के लिए, अपना फायदा के लिए करता था, कि जो राजा उसको
टैक्स देने में समर्थ है, जिससे इनकम आ रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो राजा अच्छा है उसके लिए। और जो राजा नहीं दे पा रहा है वो राजा उसके लिए सही नहीं, हटा दो उसको। तो वही करता था, ठीक है ना, राजा कर्ज में डूब जाता था। ये वाला केस देखिए, ये है कि कभी कभी राजा और जो जमींदार जो वहाँ का टैक्स वसूली का काम करते थे लोकल लोगों से, तो अंग्रेज क्या करता था कि वो राजा से नहीं बात करके डायरेक्ट जनता के ऊपर आ जाता था, सेना के माध्यम से या अपने ऑफिसर के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से डायरेक्ट जो है वो जनता से, डायरेक्ट प्रजा से कर वसूलने लगता था। अभी कंडीशन में आप लोग खुद समझ सकते हैं कि वहाँ पे कितना ज़्यादा टॉर्चर किया गया होगा, बहुत ही निर्दयता पूर्वक वसूला जाता होगा, क्योंकि गरीब लोग होते थे, वो लोग देने में तो असमर्थ होते थे, तो उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, ठीक है। अगर फिर भी वो नहीं दे पाता था तो उसका ज़मीन का नीलामी कर दिया जाता था, बंदोबस्ती जिसको बोलते हैं, मतलब एडजस्टमेंट कर दिया, दूसरे के नाम से नीलाम कर दिया औने पौने भाव में, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला कंडीशन है कि जो जंगल आदिवासियों का मुख्य रूप से निर्भरता रहा है शुरू से ही प्रकृति के ऊपर, ये हम लोग जानते हैं। आज भी बहुत जगह पे देखिएगा कि प्रकृति के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भरता है, प्रकृति से बहुत ज़्यादा उनका जुड़ाव है। ये क्यों है? ये उनका इतिहास है, ये उनका संस्कृति है ना। तो शुरू से ही क्या था कि वो जंगलों के ऊपर निर्भर थे, जंगलों से जो प्राप्त उनको उत्पाद मिलते थे उसके ऊपर निर्भर थे, जंगलों से जो फल मिलते थे, जो भी प्रोडक्ट मिलते थे उसको खा पी के वो लोग जीवन यापन करते थे, है ना। तो इस तरह से अंग्रेजों ने क्या किया कि उनके चारागाह पर रोक लगा दी, जंगलों में एंट्री पर ही रोक लगा दी, जंगलों में एंट्री करने पर रोक लगा दिया, उनके चारागाह पर रोक लगा दिया। तो क्या हुआ कि उनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त आघात पहुंचा, उनके संस्कृति पर भी और उनकी रोजी रोटी आजीविका के ऊपर भी, ठीक है ना। तो ये चारागाह पर रोक लगा दिया, तो ये भी एक विद्रोह का कारण बना, है ना। अगला है कि जनजातीय शासन व्यवस्था, है ना। हम लोग अभी बताएं कि प्राचीन समय से आदिवासी समाज में एक अपना शासन व्यवस्था रहा है, उनका शासन व्यवस्था रहा है, उनका पूरा मतलब सिस्टम रहा है। जैसे अभी हम लोग कोर्ट कचहरी पुलिसिंग देखते हैं, उस तरह से उनका एक अपना सिस्टम रहा है। उनमें पद होते हैं डिफरेंट टाइप के, मुंडा, मानकी, इस तरह से, और वो लोग ही अपने समस्याओं का निपटारा गांव में ही कर लेते हैं, आपस में ही वो लोग अपनी समस्याओं का निपटारा कर लिया करते हैं। तो क्या होता है, ये जो जनजातीय शासन व्यवस्था थी ये आदिकाल से चली आ रही थी, बहुत प्राचीन समय से ये जनजातीय शासन व्यवस्था चली आ रही थी। इसको नज़रअंदाज किया गया अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि उनके काम का वो था नहीं, तो उसको नज़रअंदाज कर करके क्या किया गया अंग्रेजों के द्वारा कि अपना सिस्टम लाया गया, अपना शासन प्रणाली, जिसको कि पुलिस सिस्टम बोलते हैं। तो पुलिसिंग जो भी हमारा देश में देख रहे हैं वो अंग्रेजों ने ही लाया था, अंग्रेजों से पहले पुलिस नहीं थी हमारे देश में, तो अंग्रेज के द्वारा लाया गया पुलिस सिस्टम। और किसको, जो जनजातीय शासन व्यवस्था थी उसको नज़रअंदाज कर दिया गया, उनको वैल्यू नहीं दिया गया। ये भी उनके ऊपर एक आघात पहुंचा, उनको मानसिक रूप से बोल सकते हैं कि हमारी संस्कृति के ऊपर चोट हो गया एक तरीका से, ठीक है ना। ये हो गया। और इसके बाद आखिरी है कि दीकू। दीकू वर्ड आप लोग सुने होंगे, दीकू नहीं सुने हैं? दीकू, दीकू बोलते हैं, जैसे झारखंड में जो भी बाहर के लोग होते हैं अभी भी लोग उनको दीकू बोलते हैं। और ये प्राचीन समय में बोला जाता था अंग्रेजों को, या फिर जो झारखंड के लोकल नहीं, उस समय तो बाहर से भी लोग आके बस जा रहे थे ना, तो ये दीकू बेसिकली बाहरी लोगों को बोला जाता है, बाहरी लोगों को बोला जाता है। तो बाहरी लोगों को दीकू बोला जाता है ना। तो दीकू को क्या हो रहा था कि बड़े बड़े पद मिल रहे थे, पुलिस में भी इनको पद मिल जा रहे थे, ठीक है ना। तो दीकू लोगों को पद मिल रहा और इनके द्वारा जो अत्याचार हो रहे थे, इनके द्वारा अत्याचार कर रहे थे, क्यों? क्योंकि ये लोग तो बाहर के लोग थे, तो बाहर के लोग यहाँ के लोगों से क्यों लगाव रखेंगे? जैसे अंग्रेज ही थे, वो बाहर से आए थे, तो भारत के लोगों से क्यों लगाव रखेंगे, है ना।
तो यहाँ के लोगों से उनका सिर्फ था टॉर्चर करना, शोषण करना, उससे अपना रेवेन्यू जनरेट करना, राजस्व में वृद्धि करना, है ना। तो ये सारा रीजन रहा जो झारखंड में विद्रोह का कारण बना। और आगे जब हम लोग पढ़ते हैं जितने भी विद्रोह हुए हैं झारखंड में, उसके बारे में जब भी हम लोग पढ़ते हैं, देखिए कितने विद्रोह हुए हैं झारखंड में। तो ये सारा जो विद्रोह है, जितने भी विद्रोह हुए हैं, उसके पीछे जो रीजन होगा, अभी हम लोगों ने जितना रीजन पे बात किया है, पहला रीजन रहा जो राजा को हटा करके, पहला रीजन रहा जो अंग्रेज एंट्री किए, उस चीज का विरोध हुआ। दूसरा रीजन रहा जो अंग्रेज टैक्स वसूली करते थे, मनमानी करते थे, ठीक है ना। तो उस सब रीजन में से ही उनके जंगलों पर रोक लगा दिया जाना, तो उन सभी रीजनों में से ही कोई एक रीजन, हर एक विद्रोह के पीछे का रीजन मिलेगा आपको, चाहे वो ढाल विद्रोह हो, ढाल विद्रोह है आपका, चुआड़ विद्रोह है ना, ढाल विद्रोह है, चुआड़ विद्रोह है, ये सब हम लोग सीक्वेंस में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ढाल विद्रोह, चुआड़ विद्रोह, चेरो विद्रोह, भोक्ता विद्रोह, घटवाल विद्रोह, तिलका माझी के द्वारा जो विद्रोह किया गया था भागलपुर क्षेत्र में, संथाल परगना के क्षेत्र में, वो है। फिर है पहाड़िया विद्रोह, फिर है तमार विद्रोह, फिर है बिरसा मुंडा के द्वारा जो किया गया था विद्रोह 1900 के करीब में, वो है। और फिर है कोल विद्रोह, हो विद्रोह, भूमिज विद्रोह और संथाल विद्रोह। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये सारा जो है संथाल है, भूमिज है, हो है, कोल है, मुंडा है, तमाड़ में भी मुंडा है, पहाड़िया है, तिलका माझी है, घटवाल है ना, इन सबको छोड़ दीजिए। तो ये आप देख रहे हैं 13 में से लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विद्रोह जो है इसमें जनजातीय ही रोल निभाए हैं। तो इसीलिए हमने बोला था कि जो भी आंदोलन हुए हैं पहला लाइन में, कि इसके पीछे जो है बहुत ज़्यादा आदिवासियों का योगदान रहा है जो भी झारखंड में विद्रोह हुए हैं, ठीक है ना। तो इसी के बारे में हम लोग एक एक करके नेक्स्ट क्लास में, हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखेंगे तो उसमें हम लोग एक एक करके एक एक विद्रोह को इसके बाद हम लोग पढ़ना जारी रखेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।